नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज के वीडियो में हम लोग अक्टूबर महीने का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का करेंगे। अक्टूबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स है, इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें जो परीक्षा में आने की संभावना है अक्टूबर से। और आपको मालूम है कि आसपास के जो महीने होते हैं, जैसे कि 17 नवंबर को पीटी है, तो उसके आसपास के 3 से 4 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 3 नए आर्द्रभूमि रामसर स्थल को शामिल किया गया है। भारत में 3 नए आर्द्रभूमि रामसर स्थल को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, 3 नए रामसर स्थल आपके काजूवेली पक्षी अभयारण्य है और नंजरायन पक्षी अभयारण्य है, ठीक। और एक है तावा जलाशय जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह 3 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। तो इस तरह भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या जो हो गई है वो 85 हो गई है। कितने हो गए हैं? 85। इस तरह भारत में 3 नए आर्द्रभूमि जो शामिल किया गया है, उसके तहत भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या जो है 85 हो गई है, ठीक। तो काजूवेली पक्षी अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में है और नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में है। इसको तमिलनाडु में 2 इम्पोर्टेंट पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया रामसर स्थल में, और एक तावा जलाशय है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन तीनों की मदद से भारत में रामसर स्थल की संख्या जो है वो 85 हो गई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भारत में तमिलनाडु में 18 रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। सबसे ज़्यादा भारत में रामसर स्थल की संख्या जो है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में 10 है। दोस्तों, कुल आर्द्रभूमि यानी कुल वेटलैंड एरिया जो है भारत में इस तरह 13,58,068 हेक्टेयर हो गया है। कुल वेटलैंड एरिया जो भारत में है इस तरह 13,58,068 हेक्टेयर हो गया है। दोस्तों, अगर हम रामसर संधि की बात करें तो ये 2 फरवरी 1971 को लागू हुआ था। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुई थी और इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। तो प्रश्न पूछ देगा कि रामसर स्थल में भारत कब शामिल हुआ, ठीक है। रामसर संधि में तो 1982 में शामिल हुआ, ठीक। उसके बाद है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आरक्षण में अभी हाल ही में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने आरक्षण में उपवर्गीकरण के संबंध में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर एक फैसला सुनाया है और इसमें 7 जजों के बेंच ने 7 सदस्यीय पीठ अध्यक्ष DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनके अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया कि आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति है। आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति है। इसमें दोस्तों EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश को इस निर्णय के जरिए पलट दिया है। इसमें चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे पलट दिया है। और आपने देखे होंगे कि कई ऐसे हड़ताल दंगे भी हुए थे भारत बंदी को लेकर, इस फैसले को लेकर देखे होंगे। देखिए, इसमें निर्णय क्या दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण समानता के विरुद्ध है। पहले इसमें जो चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है, इसमें बोला गया था, जो निर्णय दिया गया था कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का जो समानता है वो क्या होगा, इसके खिलाफ हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। 7 जजों के बेंच में एक जज साहब जो थे, जो न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, इन्होंने असहमति जताया, बाकी सभी लोगों ने इसके समर्थन में थे, ठीक। तो इस तरह प्रश्न पूछेगा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें कौन असहमति जताए, कौन से जज? तो M त्रिवेदी ने इस पर असहमति जताया है, ठीक। दोस्तों, अगला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको जो टॉप लिस्ट में शामिल किए गए उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शैक्षणिक संस्थान से संबंधित रैंकिंग, ये NIRF के द्वारा ये रैंकिंग प्रदान किया गया है। कॉलेजेस जो हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सिंपल कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो ओवरऑल हम देखेंगे, ओवरऑल श्रेणी में हम देखेंगे कि फर्स्ट रैंक में
IIT मद्रास को पहला रैंक मिला है। इस श्रेणी में NIRF के द्वारा IIT मद्रास को पहला रैंक मिला है दोस्तों। और वही हम सेकंड रैंक की बात करें तो IISc बेंगलोर, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दूसरा रैंक मिला है। वही अगर हम विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखें, विश्वविद्यालय की श्रेणी में ओवरऑल में देखें तो IISc बेंगलोर को फर्स्ट रैंक मिला है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। उसके बाद कॉलेज की श्रेणी में बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हिंदू कॉलेज है इसमें इसको पहला स्थान मिला है। और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो IIT मद्रास को इसमें पहला रैंक मिला है। तो ओवरऑल इसको क्लियर कर लेना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के दृष्टि से देखें तो पहला स्थान मिला है बेंगलुरु को, और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास को मिला है। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए होंगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि स्टेट PCS के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टैंड BPSC, यूट्यूब सर्च मारेंगे वहाँ पर निःशुल्क विभिन्न VVI मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है गाइडलाइन के तौर पे, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर सर्च कर। अगला हमारा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत देखें तो इसे झारखंड ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को झारखंड ने लॉन्च किया है अगस्त 2024 में। ठीक, अगस्त 2024 में झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च किया है और इसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात करता है ये एक तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद किया जाएगा। और इसमें लाभार्थी की शर्त क्या है, पारिवारिक वार्षिक आय देखा जाए तो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो वैसे महिलाएं जिनकी परिवार की आर्थिक इनकम 8 लाख से कम होगा उन्हें प्रत्येक माह 21 से 50 वर्ष की महिलाओं की जिनकी उम्र होगी उन्हें 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक माह मदद किया जाएगा। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है। हमेशा आप देखेंगे चूँकि ये यहाँ पर जम्मू और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। ठीक, तो कितने सीटों के लिए घोषणा हुई है? अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल सीटों की संख्या जो है 90। ठीक है, हरियाणा में कुल सीटों की संख्या जो है 90 सीटों के लिए वहाँ पर घोषणा हुआ है। और जम्मू में कुल 114 सीटों के लिए बात हुआ है। तो जम्मू में जो 114 सीटों के लिए घोषणा हुआ है उसमें 43 सीटें जो है वो जम्मू के लिए है और 47 सीटें जो है वो कश्मीर के लिए है। और तीन इसमें 24 जो सीटें हैं और ये 24 ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित वैसे विस्थापित हुए लोगों के लिए है। और उसके बाद 3 सीट इसमें उपराज्यपाल द्वारा क्या होंगे, ये मनोनयन होंगे। ठीक है, उपराज्यपाल द्वारा मनोनयन होंगे, मनोनीत किया जाएगा उन्हें। और 3 सीटों में 2 सीटें कश्मीर प्रवासी के लिए होगा और 1 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विस्थापित हेतु किया जाएगा। तो इस दृष्टि से देखें तो जम्मू और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है तो उसमें हरियाणा के लिए 90 सीटों की घोषणा की गई है और जम्मू में कुल 114 सीटों के लिए घोषणा किया गया है। तो इस तरह क्लियर होगा। चूँकि नोट में देख लीजिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 90 सीटें, 43 जम्मू कश्मीर, 43 जम्मू और 47 कश्मीर में मतदान हो रहे हैं। कितने सीटों के लिए भी मतदान हो रहे हैं? तो 43 जम्मू में और 47 कश्मीर के लिए भी मतदान हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो 24 सीटें जो हैं पाकिस्तान POK में जो स्थित है इसको रिजर्व रखा गया है। भविष्य में इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि अभी वर्तमान में 43 जम्मू और 47 कश्मीर के लिए ही मतदान हो रहे हैं। 24 जो है ये रिजर्व रखा गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कितने सीटें रिजर्व रखा गया है, तो ये 24 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अगला जो है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, EOS 08 का सफल परीक्षण। EOS 8 का सफल परीक्षण हो गया है दोस्तों। EOS क्या है? देखिए, अगर हम EOS की बात करें तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। और देखिए, अभी तक जितने भी प्रक्षेपण हो रहे थे, इसरो अगर अपने उपग्रह का प्रक्षेपण जो कर रहा था
वो GSLV और PSLV के द्वारा कर रहा था। ठीक है, इससे पहले इसरो किसके द्वारा प्रक्षेपण कर रहा था उपग्रहों को, तो GSLV और PSLV के द्वारा कर रहा था। लेकिन हाल ही में एक भारत के द्वारा SSLV विकास किया गया है और एक क्या है, स्वदेशी है। ये क्या है दोस्तों, स्वदेशी है। देख लीजिए, SSLV D3 के जरिए ही स्वदेशी प्रक्षेपण यान का EOS 8 को सफल परीक्षण कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की संभावना है कि EOS 8 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो SSLV D3 के जरिए प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। और SSLV D3 क्या है, स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। क्लियर हो गया, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ये बायो E3 को मंत्रिमंडल के द्वारा क्या किया गया, मंजूरी दे दिया गया है। बायो E3 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दिया गया। और बायो E3 है क्या, देखिए बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायो देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 का मतलब हुआ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो बायो E3 का मतलब क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, तो बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए हमारे पास कोई और मतलब विशेष प्रकार का ढांचा कोई नहीं है। इसलिए इसको उद्देशित करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसे पर्यावरण को अनुकूल विकास किया जाए, इसके लिए इसको विकसित किया जा रहा है। और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी विकास हेतु नीतिगत ढांचा प्रदान करना। क्या है इसका, नीतिगत ढांचा प्रदान करना। ठीक है, बायो E3 को मंत्रिमंडल के मंजूरी के तहत नीतिगत ढांचा प्रदान करके विकसित किया जाएगा। क्लियर हुआ। अगला है लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा हुई है। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा हुई है। वो जिले कौन कौन से हैं, जांस्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगयांग है। ठीक है, लद्दाख में जो 5 नए जिलों की घोषणा हुई है वो कौन कौन है, जांस्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है, चांगयांग है। दोस्तों इससे पहले लद्दाख में 2 जिले थे, लेह और कारगिल थे। इससे पहले लद्दाख में कितने जिले थे, 2 थे। अब कितने हो गए, 2 + 5 कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। तो इस तरह लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है, याद रखिएगा अब। ठीक है, नई शोध है। अगला है 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है। 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की पोलैंड व यूक्रेन यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री की पोलैंड व यूक्रेन यात्रा हुई है 21 से 23 अगस्त के बीच। ठीक, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सा है। ठीक है, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सा है। ये 45 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है। ये कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जिसका 45 वर्षों के बाद क्या है, ये पोलैंड में यात्रा हुआ है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई ने क्या किया था, पोलैंड की यात्रा किया था। ये VVI है। अगला, नरेंद्र मोदी ने वहाँ गुड महाराजा स्क्वायर का अवलोकन किया है। ये गुड महाराजा क्या है, देखिए गुड महाराजा वही हैं, ये गुजरात के जयनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में यह क्या स्थापित हुआ है। ठीक है, तो गुजरात के जयनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में क्या स्थापित हुआ है। अगला देखिए आगे हैं, उन्हें पोलैंड में गुड महाराजा के रूप में जाना जाता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1000 अनाथ यहूदी बच्चों को साइबेरिया से लाकर अपने राज्य में शरण दिया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे अब यूक्रेन का देख लेते हैं। अगला देख लीजिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पड़ता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पड़ता है। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है। अभी तक इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री कीव यानी यूक्रेन में यात्रा नहीं किया है। ठीक है, तो ये पहले प्रधानमंत्री है, ये VVI है एग्जाम के दृष्टि से। यूक्रेन राष्ट्रपति निवास का देखिए, यूक्रेन राष्ट्रपति का जो आवास का नाम है, ठीक है, वो
येरेंस्की पैलेस है। क्या है? येरेंस्की पैलेस। देखिए यूक्रेन में एक महात्मा गांधी का प्रतिमा बना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओसिस ऑफ पीस। ओसिस ऑफ पीस, यूक्रेन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा बनी हुई है, ठीक। देखिए यूक्रेन को प्रधानमंत्री यानी हम भारतीयों ने यूक्रेन को प्रधानमंत्री ने 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीष्म सौंपे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो भीष्म जो पोर्टेबल अस्पताल है वो कौन कौन से देख लीजिए। क्या है ये? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट ई मैत्री, ठीक है, ई मैत्री, हिट ई मैत्री उसको प्रोवाइड किया गया है। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए ये एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति की फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की यात्रा हुई है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति की फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते में क्या हुआ? यात्रा हुआ है 5 से 10 अगस्त के बीच हुआ। 5 से 10 अगस्त तक फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की यात्रा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है। और फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है। ये फिजी जो है देखिए नाडी, फिजी के पास एक नाडी प्रमुख शहर है, ठीक है। तो फिजी कहाँ स्थित है? तो ये नाडी के पास फिजी शहर स्थित है, ठीक है। और अपने यहाँ का इसने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो फिजी ने अपने यहाँ का सर्वोच्च जो पुरस्कार है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। अब देखिए तिमोर लेस्ते कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। ये तिमोर लेस्ते जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। और तिमोर लेस्ते की राजधानी जो है दिल्ली है, ठीक है। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। और इसने अपना सर्वोच्च स्थान तिमोर लेस्ते ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते उसने प्रोवाइड किया है, ठीक। तो इसे एग्ज़ाम के दृष्टि से क्लियर कर लेना है। अगला है एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही मददगार होगा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पेंटागाटन सिनावात्रा बनी हैं, ठीक है। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पेंटागाटन सिनावात्रा बनी है। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो ये पेंटागाटन सिनावात्रा बनी है। उसके बाद है वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत दौरा। वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत दौरा हुआ है। तो देखिए वियतनाम के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? फाम मिन चिन। वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है फाम मिन चिन। और भारत दौरा के दौरान इन्हें $30 करोड़ ऋण की सहमति मिला है। तो हम भारतीयों ने वियतनाम को कितने करोड़ ऋण की सहायता दिया गया है हमारे तरफ से? तो $30 करोड़। वियतनाम ने हाल ही में CDRI में शामिल होने की सहमति दी है। CDRI क्या है दोस्तों? तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। क्लियर हुआ? हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नई अंतरिम सरकार में प्रधान सलाहकार किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में लेटेस्ट है और कई लोगों को मालूम भी होगा, वो मोहम्मद यूनिस हैं, ठीक। उनका क्या नाम है? मोहम्मद यूनिस। अभी देखिए हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ थर्ड समिट में याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान और चीन को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान और चीन को शामिल नहीं किया गया है, यानी भारत की मेज़बानी में वर्चुअली हुआ है। इसका थीम क्या है? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक। तो ये एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है। इसमें 123 देशों ने शामिल लिया। 123 देशों ने शामिल इसमें हुए हैं। 123 देशों ने एक तरह से भाग लिया। और इसमें क्या है? और इसमें है देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक विकास समझौते के तहत इसमें ज़रूरतमंद देशों को ऋण उपलब्ध कराना मकसद रखा गया है। यानी जो ज़रूरतमंद देश है जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन अभी ठीक ठाक नहीं है, उनको क्या ऋण दिया जाएगा। और भारत ने 35 लाख की प्रारंभिक मदद करने की घोषणा किया है। भारत के द्वारा से कितने? 35 लाख
डॉलर की घोषणा किया है मदद करने के लिए। तो इसमें देखिए पाकिस्तान और चीन को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो भारत के कई ऐसे देश हैं जिनसे खतरा बना हुआ है, वो पाकिस्तान और चीन वैसे देशों की मदद करता है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अब देखिए हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता हुआ है और ये दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत और जापान के बीच 2+2 का वार्ता कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में संपन्न हुआ है। और देखिए क्वाड के सारे देश इसमें शामिल हैं, क्वाड के सारे देश भी इसमें शामिल है, USA, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, रसिया सब इसमें शामिल हैं। अभी ब्राज़ील के साथ भी भारत का 2+2 वार्ता शामिल हुआ है 2024 में। ठीक है, तो ब्राज़ील और भारत का भी 2+2 वार्ता अभी सफल हुआ है। उसके बाद है RBI द्वारा तीसरा द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है। RBI द्वारा द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है। अब देखिए वर्तमान रेपो दर जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वर्तमान रेपो दर है 6.5% है और रिवर्स रेपो दर जो RBI द्वारा निर्धारित की गई हो 3.35% है और SDF जो है ये 6.25% है। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे क्लियर कर लेंगे। ओके दोस्तों, अगला जो आपका टॉपिक है ये नीति आयोग से संबंधित है। शासी परिषद की बैठक हुई है। शासी मतलब गवर्नर। ठीक, तो नीति आयोग की शासी परिषद की जो बैठक हुई है ये नीति आयोग के द्वारा ही हुआ है और इसका थीम क्या है, थीम है कि विकसित भारत @ 2047। नीति आयोग शासी परिषद की जो बैठक का थीम है वो विकसित भारत @ 2047 रखा गया है। यानी 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। यानी भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हाल ही में नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने पर सहमति जताया है। हाल ही में नेपाल ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने पर सहमति जारी कर दिया है। चूँकि पहले चरण में बिहार और हरियाणा के लिए 251 मेगावाट निर्यात के लिए अनुमति मिला है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए सहमति जाहिर कर दिया है, तो नेपाल ने भारत के लिए 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने पर अपनी सहमति जारी कर दिया है और पहले चरण में बिहार और हरियाणा के लिए 251 मेगावाट निर्यात के लिए अनुमति भी दे दिया है। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला है रिपोर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो रिपोर्ट वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और ये 2036 में भारत की आबादी इसने बताया है। रिपोर्ट वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 के द्वारा ये जो भारत की जनसंख्या जो है उसको लेकर इसने एक अनुमान लगाया है कि 2036 तक भारत की जो आबादी होगी वो 152.2 करोड़ हो जाएगी, जिसमें महिलाओं की संख्या जो होगी 48.8% रहने की अनुमान लगाया है। और इसमें लिंगानुपात जो बताया है, लिंगानुपात ये 952 रहने की संभावना है और साक्षरता के साथ प्रजनन में गिरावट होगा। यानी गिरावट क्या है ये देख लीजिए। इसमें गिरावट के लिए बात किया गया है कि देखिए 2015 में 1000 में शिशु मृत्यु दर जो था वो 43 था। ठीक है, 2015 में 1000 में 43 शिशु मृत्यु दर था, लेकिन ये 2020 में घटकर 1000 में 28 हो गया है। तो काफ़ी गिरावट हुआ है। और वही महिला स्वयंबल भागीदारी की बात करें तो 23.3% से बढ़कर 37% हो गया है। ठीक, तो लगभग आज के अनुसार देखा जाए स्टार्टअप की महिलाओं की द्वारा जो संचालित हो रही है वो 47.6% है। ठीक, तो स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा जो संचालित हो रही है वो 47.6% है, जो बहुत ही मददगार होगा। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, देख लीजिए एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इधर लिख लीजिएगा। स्टार्टअप की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक, और स्टार्टअप की दृष्टि से यूएसए पहले स्थान पर और चाइना दूसरे नंबर पे है। ठीक, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए कि 2024 की पहली
छमाही में यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है। तो 2024 की पहली छमाही में यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है। जो छमाही बोले तो जनवरी से जून हुआ, ठीक है। तो जनवरी से जून में ये 2024 में द्विपक्षीय व्यापार जो रहा इंडिया और अमेरिका यानी इंडिया और यूएसए के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ वो 62.5 अरब डॉलर रहा। कितना रहा? 62.5 अरब डॉलर रहा। वही ये चाइना को पछाड़ दिया है इस बार, ठीक है। पहले चाइना के साथ भारत का होता था लेकिन चाइना इस बार पछड़ गया है। तो इंडिया और चाइना का देख लीजिए 58.6 अरब डॉलर रह गया है मात्र, ठीक। उसके बाद है कि 2024 से 25 की पहली तिमाही में जीडीपी के जो वृद्धि दर है वो 6.7% है। 2024 से 25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 6.7%। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये एनओसी के द्वारा जारी किया गया है, एनएसओ के द्वारा। स्थिर मूल्य पर जीडीपी कितना है? 43.63 लाख करोड़ है। एलसीआर मतलब लाख करोड़, ठीक। तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी कितना है? 43.63 लाख करोड़ है। वही अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 2.7% है जीडीपी का, और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जीडीपी का कितना है? 8.4% और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 7.2% है। तो ठीक इस तरह क्लियर हो गया। प्राथमिक क्षेत्र 2.7%, द्वितीय क्षेत्र 8.4% और तृतीय क्षेत्र 7.2% है, ठीक। तो इसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीडीपी का ये कितना है? टोटल 6.7% है। दोस्तों कुछ नई नियुक्तियां हुई है, ठीक है। फरवरी, जनवरी, मार्च पहले का वो पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी का जो नियुक्तियां हुआ है उसे आप देख लीजिएगा, ये ताज़ा है, ठीक है ना। ताज़ा जो ताज़े ही प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत को नियुक्त किया गया है शंकर शर्मा को। भारत में नेपाल के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंकर शर्मा को। उसके बाद है सिडबी के नए चेयरमैन। सिडबी के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो मनोज मित्तल को। सिडबी के नए चेयरमैन मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है यूएन के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं? पी हरीश बने हैं। यूएन के यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं? पी हरीश, ठीक है। ये रुचिरा कंबोज का स्थान लिए हैं, याद रखिएगा। पी हरीश ये रुचिरा कंबोज का स्थान लिए हैं। देखिए यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया है। और बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। उसके बाद सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। आगे देख लीजिए, आगे है कि नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ बने हैं। नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथ बने हैं। नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ। उसके बाद नए कैबिनेट गृह सचिव कौन बने हैं? गोविंद मोहन को बनाया गया है। नए गृह सचिव कौन बने हैं? नए गृह सचिव गोविंद मोहन को बनाया गया है। और नए रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? ये राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। कुछ नियुक्तियां हुई है, जो नए लोग नियुक्त हुए हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये आर्मी मेडिकल सर्विस की महानिदेशक बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस के महानिदेशक बनी है। इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इसके बाद 9 राज्यों में राज्यपाल बने हैं, 6 और 3, ठीक है। 6 और 3 नए बने हैं, टोटल 9 बने हैं। तो देखिए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमेन डेका। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ
किशन राव बांगरे बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगरे बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगरे बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगरे बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगरे बने हैं। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा 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 बने हैं। और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण बने हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद है पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया बने हैं। उसके बाद पुडुचेरी है। पुडुचेरी के राज्यपाल कौन बने हैं? के कैलाश नाथन बने हैं। पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन बने हैं। पुडुचेरी के राज्यपाल कौन बने हैं? के कैलाश नाथन बने हैं। क्लियर हुआ? अगला है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित बनने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटियम को दिया गया है, आटम को दिया गया है। यह मलयालम एक फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम को दिया गया है। आटम कैसी फिल्म है? मलयालम फिल्म है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आटम को दिया गया, यह मलयालम फिल्म है। इसके निर्देशन कौन है? सूरज आर बरजातिया को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का निर्देशन सूरज आर बरजातिया को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को मिला है। ऋषभ शेट्टी 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अभिनेत्री नित्या मेनन हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अभिनेत्री नित्या मेनन हैं। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। गुलमोहर को, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद है सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 में कुछ खिलाड़ियों को दिया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 इसमें है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सीएट के द्वारा रोहित शर्मा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेट का खिताब इस सीएट के द्वारा विराट कोहली को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को दिया गया है। महिला में स्मृति मंधाना और महिला में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दीप्ति शर्मा को दिया गया है। ठीक, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुधा रघुरामन को गंधर्व पुरस्कार प्रदान किया है। तो मध्य प्रदेश ने गंधर्व पुरस्कार किसे दिया है? तो सुधा रघुरामन को दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, सुधा रघुरामन को दिया गया है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे 2024 का 1 अगस्त को मनाया गया है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च होने के लिए मनाया गया पहली बार 23 अगस्त को। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को पहली बार मनाया गया है। उसके बाद कुछ युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से देखना है। खान क्वेस्ट, ठीक है, खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय ये युद्ध अभ्यास है। इसका मेज़बानी मंगोलिया ने किया। ठीक है, खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसका मेज़बानी मंगोलिया ने किया। और तरंग शक्ति भी एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसको इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने किया। इसका 2 चरण हुआ, एक तमिलनाडु में और एक जोधपुर में हुआ है। ठीक है, तो तरंग शक्ति 2 चरण तमिलनाडु और जोधपुर में हुआ, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया, भारतीय वायुसेना। उसके बाद है उदार शक्ति युद्ध अभ्यास। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ठीक है, भारत और मलेशिया में इसका संपन्न हुआ युद्ध अभ्यास उदार शक्ति। उसके बाद है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास देखें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ठीक है, भारत और श्रीलंका के साथ हुआ इसका, भारत और श्रीलंका में युद्ध अभ्यास। ये क्लियर हो गया, इसको देख लेंगे आप। उसके बाद है आईसीसी के महिलाओं के 9वें T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। यूएई में होगा। पहले ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण पलटवार हुआ है सरकार का, इसलिए इसको टाल दिया गया और यूएई में इसका संचालन होगा। अब आईसीसी के नए चेयरमैन जैसा बने हैं, ये ग्रेग बार्कले का स्थान लिए हैं।
ठीक है। ग्रेग बार्कले का स्थान जयसाल ये हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ, सीन नदी के पास है। पेरिस कहाँ है? सीन नदी के पास। उसके बाद सर्वाधिक पदक इसमें देखें, पहले गोल्ड है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कांस्य। ठीक, तो सर्वाधिक पदक यूएसए ने टोटल 126 पदक जीते हैं। यूएसए पहले स्थान पर है। चाइना 91 पदक जीता है और भारत 6 जीता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यूएसए ने जीता है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। भारत ने 6 पदक जीते। 6 पदक में 1 रजत पदक वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, बाकी 5 कांस्य पदक था। तो देख लेते हैं और आगे इसमें देखिए, इसमें अगर रजत पदक यहाँ पर लिख दिया गया है, रजत पदक नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोन में 1 रजत पदक जीते। ठीक है। कांस्य पदक देखें तो मनु भाकर निशानेबाजी 10 मीटर में उन्होंने ये कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिलकर 10 मीटर में एयर पिस्टल मिक्सिंग में ये कांस्य पदक जीते। उसके बाद स्वप्निल कुसाले 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद अमन सहरावत कुश्ती 57 kg में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक, तो इस तरह नीरज चोपड़ा ने 1 रजत पदक, बाकी सारे लोग कांस्य पदक जीते हैं। ठीक, तो मनु भाकर निशानेबाजी 10 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता और मनु भाकर और सरबजोत सिंह का एयर पिस्टल दोनों टीम मिश्रित पर 10 मीटर था, उसमें भी इन लोगों ने कांस्य पदक जीता। और स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत भी कुश्ती में 57 kg में कांस्य पदक जीता है और पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। देखिए, मनु भाकर ऐसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय होने के साथ साथ एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली यानी कांस्य पदक जीता है वही, तो ये पहली भारतीय बन गई हैं। एग्जाम के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल अब तक 41 पदक जीते हैं, जिनमें पेरिस ओलंपिक के 6 और टोक्यो ओलंपिक के 7 पदक शामिल हैं। भारत के इन 41 पदकों में सर्वाधिक 13 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण और हॉकी में वो 8 कुश्ती में जीते हैं। भारत ने अब तक सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये जीता है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले नॉर्मन प्रीसेट थे, जिन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक के एथलीट्स में 2 रजत पदक जीते। इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, देखिए अगला है कि उद्घाटन में भारतीय दल की अगुवाई कौन किया। उद्घाटन में भारतीय दल की अगुवाई की बात करें तो ये शरद कमल और पीवी सिंधु ने किया। उद्घाटन में पेरिस ओलंपिक में शरद कमल और पीवी सिंधु ने किया और समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश ने किया। ठीक है। तो देखिए, उद्घाटन में शरद कमल और पीवी सिंधु और समापन में मनु भाकर और श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश बोलेंगे। देखिए, शुभंकर इसका क्या था? फ्रीज था और मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन था। ठीक है। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलविदों के नेतृत्व में ये साइंस टेक के अनुसार VVI है। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलविदों के नेतृत्व वाली टीम ने 150 मेगाहर्ट्ज पर 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज की है। ठीक, यह खोज पुणे के पास अवस्थित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है। ठीक, तो साइंस टेक्नोलॉजी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 150 मेगाहर्ट्ज पर 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज की गई है और यह खोज पुणे के पास अवस्थित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके किया गया है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुला पेरिया एक बताइए, पेरिया बांध कहाँ है? पेरियार बांध, तो ये पेरियार बांध पेरियार नदी पर ही है। ठीक है। ये बांध खबरों में रहा। यह बांध किस नदी पर है? अभी बताया पेरियार पर है। ठीक है। हाल ही में मुला पेरियार बांध विवाद खबरों में रहा और ये किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। हाल ही में किस देश ने 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी है? हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की मंजूरी दे दिया है? तो चीन ने 11 नए परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी दे दी है। चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश और म्यांमार के बीच स्थित है और यह हाल ही में लेटेस्ट है।
देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी होता है उस एग्ज़ाम के आसपास के जो महीने होते हैं, जैसे नवंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये 3 से 4 महीने के जो महीने के करंट अफेयर होते हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए।